नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है रीड एंड पास जीएस में। और इन दिनों जो है हम पर्यावरण पे अध्ययन कर रहे हैं। तो पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी को हम लगातार समाधान कर रहे हैं। तो आज फिर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, इसको आसानी से डील करने का प्रयास करूँगा। तो अंतिम तक वीडियो में आप बने रहें ताकि एक एक पॉइंट को आप आसानी से समझें। तो यहाँ पे देखिए, पहला है भूमिगत जल। आप जानते हो कि भूमिगत जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम जीव जंतुओं के लिए। क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र या विशेष एरिया का अगर जल, खास करके अगर भूमिगत जल का विनाश हो जाता है, हमने बताया भी था कि बुकलिन शहर जो यूएसए का है और भारत में आपका चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, कुछ ऐसे शहर हैं जिसका जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो अगर जल स्तर गिरता जाएगा तो वहाँ पर मानव को तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ जो वहाँ पे जीव जंतु हैं उसको भी पानी की काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक कि पेड़ पौधे जो ग्राउंड वाटर से ही अपने आप को खाना पूर्ति करती है, यानी अपने भोजन के निर्माण में सारे तत्वों को ग्रहण करती है, तो वहाँ पर भी उसको दिक्कत हो जाएगा। यानी जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधे का भी विनाश निश्चित है। अब देखिए, किसी क्षेत्र के जो आपका भूमिगत जल होता है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये आपका ज़मीन का निचले भाग है तो इसके जल स्तर को हम 3 रूप से बांट सकते हैं। पहला वो वर्षा का जल, वर्षा का जल। दूसरा जो है नदी का जल, नदी का जल। और तीसरा अगर हम बात करें तो वो है आपका समुद्र का जल, समुद्र का जल। जनरली हम लोग जो पानी पीते हैं, या ख़ास करके बिहार, उत्तर प्रदेश या मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे हैंड पंप को द्वारा या सिंचाई के लिए जो पानी निकाली जाती है, सामान्यतः जो है आपका वर्षा जल को ही निकाली जाती है। वर्षा जल जब वर्षा होती है तो आपका भूमि पे किसी न किसी रूप से रुकती है और वो धीरे धीरे ऑब्ज़र्व हो करके अंदर धरती में पहुंचती है और फिर उसी पानी को फिर खींच करके हम पीते हैं या खेतों का सिंचाई करते हैं। लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि ये जो आपका वर्षा होती है, ये वर्षा होगी और यहाँ पर अगर आपका भूमि होगा तब तो ये पानी अंदर स्टोर होके जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम पूरे शहर गांव को सीमेंटलाइजेशन करते जा रहे हैं, यानी पक्कीकरण करते जा रहे हैं। तो अब पक्कीकरण होने से क्या हो रहा है कि ये जो आपका क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा सीमेंटलाइजेशन हो जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये सीमेंटलाइजेशन हो जाएगा तो ये पानी अंदर जाएगा नहीं, और जब अंदर पानी जाएगा नहीं तो अंदर पानी स्टोर कैसे होगा, और जब पानी स्टोर नहीं होगा तो इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर जल स्तर का कमी हो रही है तो इसके पीछे आपका कारण मानव स्वयं है। आप देख रहे हो कि शहर में बड़े बड़े आपके टंकी लगाए जाते हैं पानी का, हर घर में जनरली आपका टंकी होगा। पुराने ज़माने में क्या होता था कि कुआं हुआ करता था, तो कुएं से हम पानी निकालते थे, बारिश होती थी, फिर कुआं का जल स्तर बढ़ जाता था। अब कुआं तो है कहीं नहीं। या फिर शहर में बहुत सारे तालाब हुआ करते थे, अब तालाब भी नहीं है, क्योंकि पूरा शहर जो है आपका सीमेंटलाइजेशन कर दिया गया है। उसके बाद क्या हो रहा है कि हम जो है हर घर में देख रहे हैं कि हम मोटर और टंकी बैठा ले रहे हैं। तो ग्राउंड के नीचे जो पानी स्टोर है उसी को ना हम खींचेंगे, उसके भरपाई के लिए आपको उसके अंदर पानी का प्रवेश करना ज़रूरी है। तो प्रवेश करने का तो कोई साधन हमने छोड़ा नहीं, और जब साधन नहीं छोड़ा और लगातार उसको खींच रहे हैं, अब क्या है, जिसके कि यहाँ टंकी लगा हुआ है
तो जितना पानी उपयोग होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा उपयोग कर रहा है। यानी कपड़ा खींचने में या नहाने में या धोने में। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको नदी से 1 बाल्टा या 1 तसली पानी लाना होता तो आप मुश्किल से 2 बार न 3 बार लाते, थक जाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि उस पानी के महत्व को आप समझते, लेकिन आपको आसानी रूप से पानी मिल जा रहा है तो आप आसानी रूप से उसको बहा भी रहे हैं। एक कार मोटर धोने के लिए, खटारा साइकिल धोने के लिए आप जो है कई बाल्टियां जो हैं जल का क्या कर रहे हैं, विनाश कर ले रहे हैं ना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आप जल का लगातार दोहन कर रहे हैं। तो जल का लगातार दोहन कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि पहला लेयर तो आपका ये ख़त्म होगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा जो आपका नदी के स्रोत का जो आपका माध्यम है उससे जो आपका ऑब्जॉर्व होता है वो आपका ख़त्म होगा। इसके बाद तीसरा जो लेयर है समुद्र का लेयर, है ना, क्योंकि नदी जो है ऑलरेडी कहाँ गिरती है, समुद्र में। तो समुद्र का लेयर, और यहाँ पर अगर आप पहुँचते हैं तो आपका पानी बिल्कुल खारा हो जाता है, दूषित हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है आपका साल्टेड है और आप उसको पी नहीं सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे किस प्रकार से आपका पानी जो है प्रदूषित हो रहा है। तो करना क्या है, अगर हम जागरूक हैं, हम मानव चाहते हैं कि इस धरती का अस्तित्व बचा रहे, हम आप सुरक्षित रहें, तो आपको क्या करना होगा कि आपको जगह जगह कुआं खोदना होगा या फिर जगह जगह तालाब बनाना होगा। तीसरा चीज़ है कि पानी का बचाव करना होगा। अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो आपका जल स्तर जो है पुनः आपका बन जाएगा। और अगर हम इस प्रकार से लगातार हम प्रयोग में करते रहें तो एक वक्त आएगा कि आपको पीने तक का पानी नहीं मिलेगा। आज भी देख लीजिए कि बड़े बड़े शहरों में आपके बहुत सारे आपका जो बोतल का पानी है उसका खपत जो है काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे पानी आपको मिलता नहीं है। आप देख लीजिए जो आपका बिहार, उत्तरी बिहार में ज़्यादा जल का दोहन करना या सिंचाई करने के कारण आप ग्राउंड वाटर में देखे हैं कि आर्सेनिक का मात्रा बढ़ गया है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि जल का विदोहन करना कितना खतरनाक है हमारे लिए। और अगर इस प्रकार से हम जल पे नज़र नहीं रखेंगे, सिंचाई पे नज़र नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो जल स्तर है वो आपका नीचे होता जाएगा। दूसरी बात है कि हम सिंचाई तो करते हैं और साथ में हम फसल उगाने के लिए अधिक मात्रा में कीटनाशक दवाइयाँ का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। अब वो कीटनाशक दवाइयाँ या खाद जो है वो खेत में पानी के साथ घुल घुल करके वो ज़मीन के अंदर आपका रिश्ता जाता है और वह जो है भूमिगत जल के साथ आपका मिश्रित हो जाता है। वो पानी को जब हम निकाल के पीते हैं तो हम अनेक बीमारियों से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, है ना। इसके बाद आ जाइए, कहता है कि प्रति वर्ष जो है मनुष्य द्वारा 2000 प्रकार की जो तत्व है वो आपका पर्यावरण में विमोचन किया जाता है। जाहिर सी बात है कि भिन्न भिन्न माध्यम से हम जहरीले पदार्थ को पर्यावरण में छोड़ते हैं और जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव हम जीव जंतु पर ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जीव जंतु है वो इस धरती पर ही रह कर के अपना सर्वाइव करता है। अब देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं इस प्रकार की आपका जो पानी को पिएगा तो गर्भ के माध्यम से आपका गर्भ का जो नली होता है उसके माध्यम से भ्रूण तक पहुंच जाता है और प्रसव से पहले ही प्रसव हो जाता है, या फिर जो आपका भ्रूण में जो बच्चे होते हैं वो आपका प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपका दूषित जल पीने से आपका इन सारी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होता है। इसके बाद पर्यावरण अपार शक्तियों का स्रोत है। हमने कहा कि इस पर्यावरण में ही अपार शक्ति है। आप कुछ भी उत्पादन ना करिए है ना, आर्टिफिशियल। आप अगर अपने जीवन को सरवाइव करना चाहते हैं तो आप पर्यावरण को छोड़ दीजिए, है ना। पर्यावरण में कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। आप देखिएगा कि पर्यावरण आपको काफ़ी सुस्त दुरुस्त रखेगा, यानी आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बिल्कुल नेचुरल ज़िंदगी जीने का प्रयास
करेंगे, है ना। तो हम अगर जैसे ही पर्यावरण को छेड़ते हैं तो हम अपने जीवन की आयु जो है उसको कमाते जाते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण अपार शक्ति है। आप देखते होंगे कि जो आपका जानवर है ना, घोड़ा है, हाथी है, शेर है, बाघ है, ये कोई आपका पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाता है, या फिर आपका चाट फोकचा नहीं खाता है, या फिर पैकिंग वाला कोई वस्तु नहीं खाता है। वो देखिए जो प्रकृति में आपका घास है, जो फूस है, उसी को खा करके काफ़ी स्ट्रांग होता है और वह एको बीमारी उसको नहीं होता। आप नहीं देखे होंगे कि कोई गाय बैल को बुखार सर्दी खांसी जल्दी होता है। वो होता भी है तो मानव के कारण ही होता है, यानी मानव द्वारा दूषित पानी कर दिया जाता है, भोजन कर दिया, उसको ग्रहण करता, तभी वो बीमार है। नेचुरली जो है वो बीमार जल्दी नहीं पड़ती, ना तो उसको बीपी का प्रॉब्लम है, ना डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। लेकिन हम मानव जो है पर्यावरण को छेड़छाड़ करके, नेचुरल ना जी करके आर्टिफिशियल जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण जो है हम अपने इम्यूनिटी पावर को काफ़ी कमज़ोर करते जा रहे हैं। आज भी जो जीव है, अगर मानव को हटा दीजिए, मानव के अलावा और भी जो जीव है, आज भी उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है। यानी इम्यूनिटी आपको बढ़ाने के लिए आपको नेचुरल थिंग को अपनाना होगा, यानी पर्यावरण पर डिपेंडेंट होना होगा, है ना। कहता है कि जैव मंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधार इकाई है। जाहिर सी बात है कि पर्यावरण में अगर जीव जंतु नहीं हैं तो फिर हम अध्ययन करके ही क्या करेंगे। आज देख लीजिए कि अगर आप दूसरे ग्रह पर जीव जंतु नहीं है तो उस ग्रह का कोई महत्व ही नहीं है। तो जीव जंतु के महत्व होने के लिए आपको पर्यावरण का होना अति आवश्यक है, और पर्यावरण के साथ साथ जैव मंडल, क्योंकि पूरा जैव मंडल जो है ना इसी पे आधारित है। इसके बाद जैव मंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों विद्यमान होते हैं। मित्रों आपको बता देते हैं, कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। वो 5 तत्व आपका अग्नि, पावक, गगन, समीरा जो भी कहें, और ये अगर अलग अलग इसको डिफाइन कर दे तो ये सारे आपका निर्जीव है, यानी निर्जीव चीज़ से ही सजीव चीज़ का निर्माण हुआ है। तो आपको बता दें यहाँ पे हम भौतिक और जैविक तत्व जो है दोनों का विद्यमान होता है हमारे शरीर में। यहाँ पे हमारे बॉडी में आपका देख लीजिए ऑक्सीजन है, जो क्या है आपका निर्जीव है। अगर हटा दीजिए तो एक आदमी की मृत्यु या कोई भी जीव की मृत्यु हो जाएगी। आपके शरीर में जल है जो कि आपका निर्जीव है, लेकिन जल अगर बॉडी से निकाल दीजिए तो आपका क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। आपके शरीर का बनावट प्रोटीन से होता है, प्रोटीन हटा दीजिए आप मर जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैविक और अजैविक का आपका यहाँ पे कम्बिनेशन होने के कारण ही हम जीव जंतु इस पर्यावरण में रह रहे हैं, जी पा रहे हैं। इसके बाद पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक जो हैं आपका कार्ल रिटर है। यानी कार्ल रिटर जो है पर्यावरण के निश्चयवाद कहने का मतलब है कि पर्यावरण में जो भी आपका जीव जंतु है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ हैं, जितने भी आपका जैविक चीज़ हैं, उसका तर्क रूप से हम अध्ययन करते हैं। तो तर्क रूप से अध्ययन करने को ही हम आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। इसके बाद है वर्तमान समय में वन क्षेत्र। आप जानते हो कि शुद्ध पर्यावरण के लिए आपको 33.33% वन होना अति आवश्यक है। लेकिन मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन दहाड़े जो है आपका वनों की कटाई कर रही है। तो वनों की कटाई करने के कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण आपका दूषित होता जा रहा है। तो आप चाहते हो कि आपका पर्यावरण बेस्ट हो, तो इसके लिए 33.33% वन होना अति आवश्यक है। तो वह क्षेत्र जहाँ पर आपका मानव 50% से कम जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे को हम वन क्षेत्र कहते हैं। यानी आपको शुद्ध पर्यावरण के लिए 33.33% वन का होना अति आवश्यक है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो 21.67% भूभाग पर आपका वन है, जो कि कम है। अगर बिहार जैसे क्षेत्र में चले आइए तो यहाँ पे 7 से 8% भूभाग पर वन है। अगर आप हरियाणा में चल जाइए तो 4% आपका भूभाग पर वन है। अब सोच लीजिए कि आपका एक शुद्ध पर्यावरण के लिए 33.33% वन होना चाहिए और यहाँ पर परसेंटेज काफ़ी कम है। इसका मतलब है कि हम दूषित पर्यावरण में जी रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका पर्यावरण शुद्ध हो, तो इसके लिए आपको
33.33% वन लगाना होगा ताकि आपका पर्यावरण शुद्ध हो जाए। तो हम लोग फिर अगले अध्याय में या अगले भाग में कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उसको आसानी से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर इस सारे प्रश्न में अगर कहीं भी आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसने भी अभी आपका रीड एंड पास जीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से गहरी ज्ञान का जो प्रश्न है उसको लाकर समाधान करते रहें, है ना। तो धन्यवाद।